गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलें, हमारा जो लास्ट लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था सर्कुलर मोशन। मतलब लास्ट लेक्चर तक हमने जहाँ तक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वृत्तीय गति। कहाँ तक पढ़ा था? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में जो हमने पढ़ लिया था वो एक पॉइंट बताया था मैंने कि स्पीड कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी चेंज होती है। लास्ट पॉइंट जो बताया था वो ये बताया था कि जो चाल होती है वो नियत रहती है लेकिन वेग परिवर्तनशील होता है। तो देखें, इससे आगे जो बात करेंगे, आज अपन जो पढ़ेंगे वो नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका मतलब नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब अवकेंद्रीय त्वरण। अवकेंद्रीय त्वरण, इसको क्या बोला जाता है? अवकेंद्रीय त्वरण। तो ये होता क्या है कि ऐसा त्वरण, वो त्वरण जो वृत्त के कहाँ हो? केंद्र की ओर हो। मतलब ऐसा त्वरण जिसकी दिशा कहाँ हो? वृत्त के केंद्र की ओर। एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन हो वो कहाँ पे हो? उसके सेंटर की तरफ हो। किसकी तरफ हो? सेंटर की तरफ हो। तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक ऐसा त्वरण जिसकी डायरेक्शन कहाँ हो? सेंटर की तरफ हो, या फिर एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन कहाँ हो? सेंटर की तरफ हो, केंद्र की ओर हो। अब ये होता क्या है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है कि ऑब्जेक्ट जिस चाल से चल रहा है, मतलब जिस स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड का स्क्वायर और जितनी उसकी रेडियस है उसका क्या होता है? डिवाइड। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड टू द रेडियस। मतलब जो अवकेंद्रीय त्वरण होता है वो बराबर होता है चाल के वर्ग बटे त्रिज्या के। अब हमने पढ़ा है ओमेगा बराबर क्या होता है? बी अपॉन आर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। तो फॉर्मूला निकल के आया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर यहाँ से मैं निकालूं ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? बी अपॉन ओमेगा। तो रखूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू बी अपॉन ओमेगा। एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, क्या आ गया? ओमेगा इंटू बी। तो अब केंद्रीय त्वरण के तीन फॉर्मूले निकले, बी स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा इंटू बी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? वी स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और ओमेगा इंटू वी। तीन फॉर्मूले होते हैं। अब तो मैं जो भी मान दिया हो, जैसे तो मैं स्पीड और रेडियस दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस दी है तो ये लगाना है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड दी है तो ये वाला लगाना है। मतलब अगर चाल और त्रिज्या दी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, कोणीय वेग और त्रिज्या दी है तो ये लगाना है, और कोणीय वेग और चाल दी हो तो फिर ये लगाना है। तो तीन तरीके के फॉर्मूले, क्वेश्चन तीन अलग अलग आएंगे, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो फॉर्मूला क्या लगाना है? ये लगाना है। अब इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? ध्यान रखना, सेंटर की तरफ। कहाँ होती है? सेंटर की तरफ। तो अब केंद्रीय त्वरण की दिशा हमेशा कहाँ होती है? केंद्र की ओर होती है, सेंटर की तरफ होती है। अब चले आगे, इसके बाद पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है तो देखते हैं। देखा जा रहा है ए के फॉर्मूला क्या निकल के आया था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूले कितने थे? ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अवकेंद्रीय बल। तो ये क्या होता है? ए बराबर निकल के आया था बी स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा इंटू बी। एक ऐसा बल जिसके बिना वृत्तीय गति संभव ना हो, एक ऐसा फोर्स जिसके अब्सेंस में सर्कुलर मोशन पॉसिबल ना हो, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, अवकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो अवकेंद्रीय बल क्या होता है कि एक ऐसा बल जिसके एब्सेंस में वृत्तीय गति ना हो। क्या ना हो? वृत्तीय गति पॉसिबल ना हो। एक ऐसा फोर्स जिसके एब्सेंस में सर्कुलर मोशन पॉसिबल ना हो, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? सेंटर की तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? सेंटर की तरफ होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स ही ना, अब केंद्रीय बल है तो बल ही ना। बल का सूत्र क्या होता है? एम ए। जब अब केंद्रीय बल है तो त्वरण भी कौन सा होगा? अब केंद्रीय, जब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल। अब एक ही वैल्यू रखो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा फॉर्मूला लगूं तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और ओमेगा इंटू वी। फिर वही कि सेंट्रीपिटल के कितने फॉर्मूले? तो तीन फॉर्मूले, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम ओमेगा इंटू
v। अब तीनों में से जो तुम्हें वैल्यू दी हो उस हिसाब से अपन क्वेश्चन में लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन का फॉर्मूला निकालने के लिए लगाएंगे। आई बात। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि वो एसेंशियल फोर्स जिसके एब्सेंस में सर्कुलर मोशन पॉसिबल ना हो, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। अब केंद्रीय बल क्या होता है कि वो जरूरी बल जिसके बिना वृत्तीय गति संभव ना हो, उसको क्या कहा जाता है? अब केंद्रीय बल कहा जाता है। चलो आगे चलें। आगे एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है मोशन ऑफ सैटेलाइट। क्या है? मोशन ऑफ सैटेलाइट। देखें जरा, मोशन ऑफ सैटेलाइट, इनको बोला जाता है उपग्रह की गति। क्या कहा जाता है इसे? उपग्रह की गति। तो ये क्या होता है? उपग्रह की गति क्या होती है? तो सबसे पहली बात करें कि उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, या फिर उपग्रह क्या होते हैं। तो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह। और जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह। जो प्लेनेट के चारों तरफ मूव करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है, या फिर सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे चंदा मामा है तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो चंदा मामा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है एक। अब सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं? तो सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्राकृतिक सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, मतलब जो पृथ्वी के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हो, अपने आप नहीं, अपने आप बने हो। दूसरी बात, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि जो अपने द्वारा बनाए गए, मतलब इंसान के द्वारा जो सैटेलाइट बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है, मतलब कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह जैसे इनसेट है, इनसेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 जो भी हैं, ये सब अपने द्वारा बनाए जा रहे हैं। गगनयान अभी सूर्य के लिए पहुंचाया जाएगा, गगनयान, तो वो सब क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? चंदा मामा, मून। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया, हमने नहीं बनाया है उसे। तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? जो अपने द्वारा बनाए जाते हैं। मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर जो भी सैटेलाइट है अपने द्वारा बनाए जा रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल से वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। अब एक बात बताओ कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। कोई भी सैटेलाइट है वो अर्थ के चक्कर लगाएगा तभी तो सैटेलाइट कहलाएगा। और जब से इसको सैटेलाइट कह रहे हैं तो ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ये वृत्तीय गति कर रहा है। और मैंने अभी बताया था कि किसी को भी वृत्तीय गति करनी है तो कौन सा फोर्स चाहिए उसे? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर किसी को भी वृत्तीय गति पे चलना है तो उसे एक बल की आवश्यकता होती है, उस बल को क्या कहा जाता है? अवकेंद्रीय बल। अगर इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करना है तो इसको एक फोर्स की नीड होगी, उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स कहां से मिलेगा? तो जैसे ये अर्थ है, अगर ये क्या है? अर्थ है, मान लिया मैंने, ये क्या है? अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है, मून है। तो हमें पता है कि इसको सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा? अर्थ इस पे क्या लगाएगी? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, गुरुत्वीय बल लगाएगी। पृथ्वी इस पे क्या लगाएगी? एक गुरुत्वीय बल लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। वही इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? अब केंद्रीय बल प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो कह सकता हूं कि जो अब केंद्रीय बल होगा वही क्या होगा? गुरुत्वीय बल होगा। अब केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? mv² / r बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? Gm1m2/r²। अगर ये पूरा वृत्त है और इसकी त्रिज्या किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर। अब देखो जरा, अगर पृथ्वी का मास है वो कैपिटल एम है, मून का है वो स्मॉल एम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? आर। तो यहां पे रखूंगा तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन r²। एक आर से एक आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो v ऑर्बिटल स्क्वायर बराबर आ गया Gm/r। और अगर अंडर स्क्वायर हटा दूंगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? √Gm/r। इस चाल को बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल स्पीड।
इसको हिंदी में बोला जाता है कक्षीय चाल। क्या बोला जाता है इसे? कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोला जाता है इसे? ऑर्बिटल स्पीड। यहाँ पे कक्षीय चाल कितनी होती है? √gm/r। अगर कोई वैल्यू पूछे धोखे से कि अर्थ का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो कितना है, तो अर्थ का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिसके लिए मून का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो अर्थ के लिए वो कितना है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, ये कितना है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आगे ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। किसमें पढ़ाऊंगा? ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे अपन, तब पढ़ेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंडेंस है, यहाँ से ये बताओ मुझे। जी तो कांस्टेंट है, मास हम कांस्टेंट मानते हैं, तो कह सकता हूं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के। तो अगर जितना ज्यादा रेडियस होगी उतनी कम वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतना ही कम उसका क्या होगा? कक्षीय चाल होगा। तो ध्यान रखना कि कक्षीय चाल किस पर निर्भर करता है? तो दूरी पर, या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी का। अगर दूरी बढ़ाओगे तो कक्षीय चाल कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी। आई कि नहीं आई? चलें, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो √gm/r। अब यहीं से मेरे को बताओ, ये जो कैपिटल एम है वो क्या है? पृथ्वी का मास था ना, पृथ्वी का द्रव्यमान है, अर्थ का मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो कह सकता हूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंडेंस नहीं होती। ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। मतलब कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता, निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना ये बात, क्या कि जो उपग्रह का द्रव्यमान है उस पर कक्षीय चाल निर्भर नहीं करती। किस पर करती है? जिस ग्रह के वो चक्कर लगा रहा है उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। जिस कौन से मास पर डिपेंडेंस रहती है? जिस प्लेनेट के चारों तरफ वो मूव कर रहा है उसके मास पर डिपेंडेंस रहती है। आई कि नहीं आई? तो ये क्या है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ध्यान रखना। चले आगे, चलो। अब है कि अगर कोई कार सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखते हैं जरा। जे हो गया फॉर्मूला, ये याद रखना √gm/r। एक फॉर्मूला और होता है, देख लो यहीं, स्मॉल g बराबर क्या होता है? gm/r²। तो gm बराबर क्या लिख सकता हूं? gr²। रखूं यहाँ पे, तो gm बराबर gr² रखूंगा तो √g स्मॉल gr²/r। r से r कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? v ऑर्बिटल बराबर √gr। ध्यान रखना दो फॉर्मूले होते हैं, √gm/r और √gr। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये गुरुत्वीय नियतांक होता है। और g क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान होता है 9.8। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? तो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखना ये कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 6.67 10⁻11। और जी की वैल्यू कितनी होती है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट ध्यान रखना, यूनिट बहुत बार पूछी जाती है किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। कितनी होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और एक्सप्लेन में बताऊंगा जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। चलो, अगला है कि मोशन ऑफ कार ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगला क्या है? मोशन ऑफ कार ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगला है मोशन ऑफ कार ऑन अ सर्कुलर पाथ। देखें जरा, कोई कार है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। जैसे कोई ग्राउंड है, ये सर्कुलर है, इस पे कोई कार मूव कर रही है। अब एक बात बताओ, किसी को भी चलने के लिए कौन से फोर्स की आवश्यकता होती है? अगर मेरे को चल रहा है तो मेरे को कौन सा फोर्स चाहिएगा? एक्सेलरेशन, वो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। मतलब अगर मेरे को चलना है तो मेरे को किसकी आवश्यकता होगी?
घर्षण बल की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं। अगर मैं वृत्तीय मार्ग पर चल रहा हूं तो मेरे को कौन सा बल चाहिए, सीधी सीधी बात, अपकेंद्रीय बल चाहिए। अगर मैं किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा हूं तो मेरे को कौन से फोर्स की नीड होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। और अगर मैं चल रहा हूं तो कौन से फोर्स की नीड होगी, फ्रिक्शन फोर्स की। किसकी नीड होगी, फ्रिक्शन फोर्स की। अब यहां से दो बात समझ में आई कि अगर ये पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और अगर चल रहा है तो कौन सा फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। अगर वृत्तीय मार्ग पे चल रहा है तो अब केंद्रीय बल चाहिए, और अगर चल रहा है तो कौन सा बल चाहिए, घर्षण बल। अब एक बात ये बताओ मुझे कि अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो तुम चलोगे कि फिसलोगे। अगर घर्षण कम हो गया तो तुम फिसलने लगोगे कि चलने लगोगे, नॉर्मली नहीं चल पाएंगे। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो हम क्या करेंगे, फिसलने लगेंगे। जैसे बर्फ पे चलते हैं तो अपन फिसल जाते हैं, क्यों, क्योंकि बर्फ पे फ्रिक्शन कम होता है, बर्फ पे आइस पे फ्रिक्शन कम होता है, इस वजह से अपन क्या करते हैं, फिसलने लगते हैं। तो इसको चलने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो किससे मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स से मिलेगा। लेकिन कितना होना चाहिए, या तो बराबर हो या फिर फ्रिक्शन फोर्स से कम हो। फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो अपन फिसलने लगेंगे। तो जो फोर्स चाहिए वो क्या होगा, या तो फ्रिक्शन फोर्स के कैसा हो, बराबर हो, या फिर कैसा हो, कम हो। चले आगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। रगा म्यू, ये आर अलग है, ये आर अलग है, सॉरी इसको स्मॉल आर लिख देता हूं मैं अब, ठीक है। ये पढ़ाया था मैंने लॉज ऑफ मोशन में कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर बराबर क्या होता है, एम जी। अब अविलंब प्रतिक्रिया बल आर बराबर क्या होता है, एम जी। ये हो गया एम जी, वी स्क्वायर अपॉन आर। एक एम से एक एम कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू आर जी टू वी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जब इक्वल का साइन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्रेटर देन और लेस देन लगाओ, बड़ा और छोटा लगाओ, तो अगर यहां से मैं स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो ये पलट जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू आर जी अंडर रूट में छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके, वेलोसिटी के। तो अगर कोई कार है जैसे सर्कुलर पाथ पे चलना है तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी। कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी। तो इसके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें, लिखो। एक क्वेश्चन है, क्या कार टर्न और कॉर्नर ऑफ स्लिपरी रोड एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड कितनी दी है उसे, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.5, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5। एक कार है वो एक चिकनी सतह पर मुड़ रही है, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड की से, और उस पर घर्षण गुणांक का मान दिया है कितना, 0.5। तो पूछ रहा है कि रेडियस कितनी होगी। तो वो क्या पूछ रहा है, रेडियस कितनी होगी। जी की वैल्यू है कितनी, 10। जी की वैल्यू कितनी है, 10, निकाल लो। तो अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, टर्न ले रहा है, और वेलोसिटी दी है, म्यू दिया है, आर निकालना है, जी की वैल्यू दी है, तो लगा दूं v बराबर क्या होता है, अंडर रूट म्यू आर जी। लगा दो, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4। आर की वैल्यू तो निकालनी है, आर जी की वैल्यू कितनी है, 10। इधर वेलोसिटी कितनी है, 10। अगर अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दूं तो ये हो गया 100। इधर से क्या बचेगा, 5 इंटू आर। आर बराबर कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 5, मतलब आंसर आ गया 20 मीटर। तो अगर उसको कार को मुड़ना है और फिसलने से बचना है, स्लिप होने से बचना है, तो कितनी रेडियस पे मूव करना पड़ेगा उसे, कितनी रेडियस में मूव करना पड़ेगा, 20 मीटर की रेडियस से मूव करना पड़ेगा। कितनी रेडियस से मूव करना पड़ेगा, 20 मीटर की रेडियस से मूव करना पड़ेगा। आई बात, कि अगर कोई कार है जिसे सर्कुलर पाथ में मूव चलना है तो उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, अंडर रूट म्यू आर जी। एक क्वेश्चन कराया मैंने जिसमें वो कह रहा है कि वेलोसिटी 10 मीटर दी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, आर निकालना है, जी की वैल्यू कितनी है, 10। तो उसे बिना फिसले मुड़ने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, कितनी दी है, 10। तो वो पूछ रहा है कि रेडियस कितनी होनी चाहिए, वैल्यू रख दी सकती, रेडियस आ गई कितनी, 20 मीटर। तो अगर उस कार को फिसलने से बचना है तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 20 मीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। हम जब भी टर्न लेते हैं तो या तो बड़े पाथ से मूव करते हैं या फिर छोटे पाथ से। चलो अगला है बैंकिंग ऑफ रोड्स। अगला क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड।
अगला है बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि अंदर की अपेक्षा, जैसे तुम रोड देखते हो, अगर कहीं भी जा रहे हो तो तुम देखोगे कि हमेशा जैसे ये रोड है, इसमें बीच में डिवाइडर होता है। क्या होता है? बीच में डिवाइडर होता है। तो मोस्टली तुम क्या देखते हो कि डिवाइडर की साइड रोड उठी हुई होती है और दूसरी साइड थोड़ी झुकी हुई होती है, थोड़ी झुकी हुई होती है। जैसे नॉर्मल तुम गली में देख लो तो गली में वो रोड कैसे बनाते हैं कि बीच में उन्होंने उठा दी और साइड से क्या कर दी, थोड़ी सी झुका दी, और साइड से उसे क्या कर दी, थोड़ी सी झुका दी। तो गली में जो रोडें बनाई जाती हैं कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि बीच में उठी हुई हो और साइड से झुकी हुई हो। तो इसको बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड को क्या कहा जाता है? बंकित सड़कें कहा जाता है। और ये होता क्या है? तो जिसमें एक सिरा उठा हुआ हो, दूसरा सिरा पहले की अपेक्षा क्या हो, थोड़ा सा झुका हुआ हो, तो उसके क्या कहा जाता है? बंकित रोडें या बंकित सड़क कहा जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है। अब ऐसा किया क्यों जाता है? तो नॉर्मली एक बात बताओ, जब तुम बाइक चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, तो जब भी तुम मुड़ते हो तो खुद के शरीर को ऐसे झुकाते हो कि नहीं? जहां भी तुम्हें मुड़ना है, जैसे अगर इस तरफ मुड़ना है तो तुम ऐसे झुक जाते हो, अगर इस तरफ मुड़ना है तो ऐसे झुक जाते हो, तो खुद को झुका लेते हो। लेकिन अगर मैं फोर व्हीलर चला रहा हूं तो तुम झुकते क्यों? संतुलन बनाने के लिए। अगर तुम नहीं झुकोगे तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अगर फोर व्हीलर चला रहे हो तो फोर व्हीलर को तो नहीं है कि गेट खोल के उठा के मोड़ के फिर बढ़ा लो। तो उसी फोर व्हीलर को बंकित, फोर व्हीलर को फोर्स देने के लिए, फोर व्हीलर को क्या करने के लिए, जो उसे एसेंशियल झुकाव चाहिए उसको देने के लिए बंकित रोडें बनाई जाती हैं। बंकित रोडें क्या होती हैं? जिनका एक सिरा दूसरे की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। जैसे अगर इस पर कोई बस चल रही है कुछ इस तरीके से, देखें जरा, अगर कोई बस चल रही है इधर ऐसे, तो अब एक बात बताओ मुझे, इस पर नीचे लग रहा होगा क्या? mg। क्या लग रहा होगा इस पर? mg लग रहा होगा। ऊपर क्या लग रहा होगा? कुछ इस तरीके से R लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। सॉरी, ये गलत बना दिया, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये अगर थीटा है और ये R है तो ये कितना होगा? R cos थीटा। ये कितना होगा? R sin थीटा। हमेशा मैंने बताया था पहला चैप्टर जब पढ़ाया था कि अगर कोई भी फोर्स है उसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, रिजल्टेंट होता है ये। जब थीटा बनता है तो किसके साथ जाता है? कॉस, और जो थीटा नहीं बनाता उसके साथ क्या होता है? साइन थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसको मुड़ना है, सर्कुलर पाथ में मुड़ना है, वृत्तीय के मार्ग पे मुड़ना है, तो इसको अपकेंद्री त्वरण कौन दे रहा होगा? R sin थीटा इसे क्या देगा? अपकेंद्री त्वरण। जो R sin थीटा है वो इसे क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। क्यों? यही क्यों देगा? क्योंकि यही केंद्र की ओर लग रहा है। जो सेंटर की तरफ लगेगा वही तो देगा। तो सेंटर की तरफ r sin थीटा लग रहा है तो r sin थीटा बराबर क्या हो गया? mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे देखें, संतुलित करें इसको, सॉरी, अगर इसको संतुलित करें मैम तो r cos थीटा बराबर क्या हो गया? तो r cos थीटा बराबर क्या हो गया? mg। r cos थीटा बराबर क्या हो गया? mg। दोनों को डिवाइड कर दो, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर mb स्क्वायर अपॉन r इंटू mg। mg से mg कैंसिल, r से r कैंसिल, यहाँ क्या बचा? tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg। ये क्या आ गया फॉर्मूला कि अगर कोई ट्रक है या फिर गाड़ी है, उसे किसी सड़क पर मुड़ने के लिए कितने एंगल पे झुकना पड़ेगा? कोई भी हो, साइकिलिस्ट हो या फिर ट्रेन हो या फिर बाइक हो। जैसे अपन बाइक चलाते हैं, अपन को टर्न लेना है तो अपन कितने एंगल से झुकेंगे? तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg। या फिर पूछा जाए कि बंकित रोड का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan थीटा अपॉन v स्क्वायर अपॉन rg। ध्यान रखना, बंकित रोड के लिए फॉर्मूला ये है और सर्कुलर रोड के लिए कितना था? v बराबर अंडर रूट म्यू rg। b बराबर अंडर रूट म्यू rg। अगर तुमसे कितना पूछा जाए कि कितना झुकेगा, कितना झुकेगा, तो फॉर्मूला क्या लगाना है? tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg। अगर रेडियस के बारे में पूछता है कि बिना फिसले निकलना है तो क्या लगाएंगे? b बराबर अंडर रूट म्यू rg। b बराबर अंडर रूट म्यू rg। तो बंकित रोडें क्या होती हैं कि ऐसी रोड है जिनका एक सिरा दूसरे की अपेक्षा थोड़ा उठा हुआ हो। और जरूरत क्यों पड़ती है कि टू व्हीलर में तो हम मुड़ जाते हैं, जैसे मेरे को इधर मुड़ना है तो टू व्हीलर में ऐसे मुड़ जाऊंगा, इधर मुड़ना है तो ऐसे मुड़ जाऊंगा, तो मैं खुद को मोड़ सकता हूं। लेकिन फोर व्हीलर की बात की जाए
तो अगर गाड़ी है या फिर ट्रेन है तो ट्रेन को मोड़ने के लिए अपन से तो मोड़ नहीं सकते, क्या करते हैं उसके लिए कि एक पटरी को दूसरी पटरी के सिरे से उठा देते हैं। जैसे कभी तुमने चले हो तो एक स्टेशन से अगर आगे निकलता है कोई मोड़ है, जैसे बिरला नगर पे अगर कोई मोड़ है, बिरला नगर पे मोड़ है, तो वहां पे ट्रेन तुम अगर कभी रुकती है तो ऐसी रुकती है, वो टेढ़ी रुकती है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन है, एक पटरी वो उठी हुई है, दूसरी पटरी झुकी हुई है, तो वो उन्हें क्या कहा जाता है? बंकित ट्रेन। ध्यान रखना, पटरी को ट्रेन कहा जाता है। चले आगे, तो ये हो गया क्या? बंकित रोड है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इससे आगे की बात अपन कब करेंगे? अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना।